हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए सरिस्का सीरीज में हम कर रहे हैं पोक्सो एक्ट 2012 और 2019 पर आधारित सरिस्का सीरीज हमने शुरू की थी और ये बिल्कुल सफल सीरीज आपके लिए सिद्ध हुई थी। जो एग्जाम हुए थे उनमें पोक्सो पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए थे। सरिस्का सीरीज को और विस्तार देते हुए पोस एक्ट 2013 को भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो भी सरिस्का सीरीज में शामिल कर लिए गए हैं। पोक्सो एक्ट 2012 और पोस एक्ट 2013 पर आधारित क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, डीसी, एसी इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीट्रिपल बी, एसएससी, यूपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशंस। इसके साथ में साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, पोक्सो और पोस एक्ट है दोनों ही जुडिशरी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। अगर आप जुडिशरी एग्जाम के एस्पिरेंट है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती है। चलिए साथियों, देखते हैं पोक्सो और पोस एक्ट पर आधारित सरिस्का सीरीज पार्ट 14 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 261, द पर्पज ऑफ द पोस एक्ट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट विच प्लेस। पोस अधिनियम का उद्देश्य किस स्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे होम, वर्क प्लेस, फॉरेन कंट्रीज, पब्लिक प्लेसेज। पोस अधिनियम का उद्देश्य किस स्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा वर्क प्लेस। महिलाओं को अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित करने के लिए पोस एक्ट आया था और पोस एक्ट है उसके सारे तरीके के क्वेश्चंस है यहाँ पर लाए जा रहे हैं। यहाँ क्या मतलब हो जाएगा, पोस एक्ट का फुल फॉर्म भी हम चर्चा करेंगे। महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, कौन सी जगह पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पोस एक्ट बना था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा वर्क प्लेस, यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए कौन सा एक्ट आया था, पोस एक्ट आया था। पोस एक्ट है वो लाया गया था 2013 में लाया गया था, जो कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया था। अगला सवाल देख लेते 262, अकॉर्डिंग टू द पोस एक्ट सेक्सुअल हरासमेंट वोलेट्स विच फंडामेंटल राइट ऑफ वुमेन। पोस एक्ट के अनुसार यौन उत्पीड़न महिलाओं के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। पोस एक्ट में यह बताया गया है कि महिलाओं का अगर यौन उत्पीड़न होता है तो उनके कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, राइट टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और डी ऑप्शन हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी। पोस एक्ट के अनुसार यौन उत्पीड़न महिलाओं के किस मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, उल्लंघन करता है। अगर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण होता है तो उनके कौन से मौलिक अधिकार है वो छीन जाते हैं, हड़प लिए जाते हैं। सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी, हो जाएगा राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, मतलब कि समानता और उनको सम्मान के साथ में जीने का हक है। जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसका हनन होता है। अगर उनके कार्यस्थल पर शोषण होता है, यौन शोषण होता है, तो कौन से अधिकार का हनन हो रहा है, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इसका हनन हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। मित्रों, पोक्सो और पोस पर आधारित क्वेश्चन से पुरानी परीक्षा में भर भर के पूछे गए थे और पोस और पोक्सो पर आधारित क्वेश्चन सीरीज में लेकर के आया, जिसको नाम दिया गया था सरिस्का सीरीज। आप लोगों ने सरिस्का सीरीज को बहुत ही प्यार दिया था क्योंकि ये क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में पूछे गए थे और आपकी सफलता में ये मददगार साबित हुए थे। आगामी परीक्षा में भी पोक्सो और पोस पर आधारित क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, इसलिए आप सरिस्का सीरीज पर बने रहिए। नया सवाल देख लेते 263, which international convention has been ratified by the government of India to recognize the protection against sexual harassment and the right to work with dignity as universally recognized human rights। यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा और गरिमा के साथ काम करने के अधिकार को सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए भारत सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की पुष्टि की है। ऑप्शन देख लेते, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज,
और सी ऑप्शन हो जाएगा कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स। यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा और गरिमा के साथ काम करने के अधिकार को सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए भारत सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की पुष्टि की है? यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा और गरिमा के साथ में काम करने के अधिकार को सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ था और उस अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन को भारत सरकार ने क्या मान लिया? उसकी पुष्टि कर दी, उसका समर्थन कर लिया। भारत सरकार ने भी इसी मान्यता को, इस सार्वभौमिक मान्यता और मानव अधिकार है, इसको अपना करके अपने देश में कानून लेकर के भारत सरकार आ गई है। ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा हुआ था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। यहाँ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसमें महिलाओं के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव है, लिंग भेद है, किसी भी प्रकार के भेदभाव को उन्मूलन करने के लिए सम्मेलन हुआ था। और इसके साथ में उस सम्मेलन में क्या निर्धारित हुआ? यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा और गरिमा के साथ काम करने के लिए सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त करने के लिए मानव अधिकार दिया गया था। इस मानव अधिकार को लागू कर दिया भारत सरकार के द्वारा भी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, पोक्सो एक्ट 2013 पर आधारित। अगला सवाल देख लेते हैं 264। द शॉर्ट टाइटल ऑफ विच एक्ट इज पोक्सो एक्ट 2013? किस अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक पोक्सो अधिनियम 2013 है? साथियों, इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013, वुमेन्स वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट 2013, वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। तो पोक्सो एक्ट 2013 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पर संक्षिप्त रूप दिया गया है। पोक्सो एक्ट 2013 है वो संक्षिप्त रूप है। किसका संक्षिप्त रूप है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन रिड्रेसल एक्ट 2013, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस यहाँ पोक्सो एक्ट हो जाएगा, जिसमें प्रिवेंशन भी शामिल किया गया है, प्रोविजन भी शामिल किया गया है और इसके साथ में रिड्रेसल भी शामिल किया गया है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त फॉर्म क्या हो जाएगा? पोक्सो एक्ट हो जाएगा, पोक्सो एक्ट 2013 हो जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, एग्जैक्ट फॉर्म हमें पता होना चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। अगला सवाल देख लेते हैं 265। हु इज कंसिडर्ड एन एग्रीव्ड वुमेन अंडर द पोक्सो एक्ट 2013? पोक्सो अधिनियम 2013 के तहत किसे पीड़ित महिला माना जाता है? पीड़ित महिला की क्या श्रेणी बताई गई है? किस महिला को पीड़ित महिला कहेंगे पोक्सो एक्ट 2013 के अनुसार? ऑप्शन देख लेते हैं। एनी वुमेन हु एलिजेस टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बाय द रिस्पोंडेंट, any woman who is employed in a dwelling place or house, any woman who is employed in a workplace, any woman who is employed regardless of age or workplace। तो पोक्सो अधिनियम 2013 के तहत किसे पीड़ित महिला माना जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा any woman who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent। कोई भी महिला जो ये आरोप लगाती है कि सामने वाला रिस्पोंडेंट है उसने सेक्सुअल हरासमेंट किया है, तो वो पीड़ित महिला कहलाएगी। जिसके साथ में यौन उत्पीड़न हुआ है और वो आरोप लगाती है, तो आरोप लगाने वाली महिला है उसको आप क्या बोलेंगे? पीड़ित महिला बोलेंगे। जिसके भी खिलाफ आरोप लगाती है, रेस्पोंडेंट के खिलाफ आरोप लगाती है, तो वो महिला क्या कहलाएगी? पीड़ित महिला कहलाएगी, यानी कि एग्रीव्ड वुमेन कहलाएगी पोक्सो एक्ट 2013 के अनुसार। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा एनी वुमेन हु एलिजेस टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बाय द रिस्पोंडेंट। साथियों, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 266। विच पर्सन इज डिफाइंड एज चेयरपर्सन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द पोक्सो एक्ट? पोक्सो अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 के तहत कौन से व्यक्ति को चेयरपर्सन परिभाषित किया गया है?
मतलब कि यहाँ पर धारा 7 की उपधारा 1 के तहत चेयरपर्सन किसको कहेंगे? अध्यक्ष के रूप में जिसको नियुक्त किया गया है उसको आप क्या बोलेंगे? चेयरपर्सन बोल रहे हैं। तो वो कौन व्यक्ति होगा, किस अधिकारी को आप चेयरपर्सन बोलेंगे? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द लोकल कंप्लेंट्स कमिटी। तो पोस्ट अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 के तहत किस व्यक्ति को चेयरपर्सन परिभाषित किया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, द लोकल कंप्लेंट्स कमेटी है। लोकल कंप्लेंट्स कमेटी के अध्यक्ष को आप क्या बोल रहे हैं? चेयरपर्सन बोल रहे हैं। जो भी हेड होगा लोकल कंप्लेंट कमेटी के, उसके अध्यक्ष को आप क्या बोलेंगे? उस हेड को आप क्या बोलेंगे? चेयरपर्सन बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, द लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। पोस्ट एक्ट 2013 पर आधारित नया सवाल देख लेते 267। What is the definition of a domestic worker according to the Post Act 2013? पोस्ट अधिनियम 2013 के अनुसार घरेलू श्रमिक की परिभाषा क्या है? A family member of the employer in any workplace, a woman employed in a household for remuneration, a woman is employed in an NGO without any remuneration, और डी ऑप्शन हो जाएगा a woman works at a temporary site for a religious event। पोस्ट अधिनियम 2013 के अनुसार घरेलू श्रमिक की परिभाषा क्या हो जाएगी? किस महिला को घरेलू श्रमिक बोलेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, अ वुमन एम्प्लॉयड इन ए हाउस होल्ड फॉर रिम्यूनरेशन। मतलब कि पारिश्रमिक के लिए कोई घरेलू कार्य करती है तो उस महिला को आप क्या बोलेंगे? घरेलू श्रमिक बोलेंगे। जो कि पारिश्रमिक लेकर के, मेहनताना लेकर के कार्य करती है, घरेलू कार्य करती है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? घरेलू श्रमिक बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, अ वुमन एम्प्लॉयड इन ए हाउस होल्ड फॉर रेम्यूनरेशन। क्वेश्चन देख लेते हैं 268। अकॉर्डिंग टू द पोस्ट एक्ट 2013 हु इज कंसीडर्ड एन एम्प्लॉई? पोस्ट अधिनियम 2013 के अनुसार किसे कर्मचारी माना जाता है? ओनली इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड ऑन ए रेगुलर बेसिस, ओनली इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड ऑन ए टेम्पररी बेसिस, ओनली इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड ऑन ए डेली वेज बेसिस, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। पोस्ट अधिनियम 2013 के अनुसार किसे कर्मचारी माना जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। यहां पर बताया गया है इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड ऑन ए रेगुलर बेसिस, जो भी व्यक्ति नियमित आधार पर नियुक्ति पा रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे? कर्मचारी बोलेंगे। इसके साथ में इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड ऑन ए टेम्परेरी बेसिस, मतलब कि यहाँ पर अस्थायी रूप से कोई नियुक्त हुआ है तो भी उसको आप क्या बोलेंगे? कर्मचारी बोलेंगे। और साथ में इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड ऑन ए डेली वेज बेसिस, मतलब कि तीनों श्रेणियों में कर्मचारी बोलेंगे, या तो रेगुलर बेसिस है, टेम्परेरी बेसिस है, या डेली वेजेज बेसिस है, तो भी उसको आप क्या बोलेंगे? कर्मचारी बोलेंगे। और इस प्रकार के रेगुलर या टेम्परेरी या डेली वेज बेस पर कोई महिला कर्मचारी है, उसके साथ में उत्पीड़न होगा तो वो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा? पोस्ट एक्ट की श्रेणी में आ जाएगा। पोस्ट एक्ट है उसको प्रोटेक्शन देगा। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 269। व्हाट डज द टर्म एम्प्लॉई इंक्लूड? कर्मचारी शब्द में क्या शामिल है? तो कर्मचारी है वो बहुत सारे तरीके के कर्मचारी होते हैं, तो कौन कौन से शब्द हैं वो कर्मचारी में शामिल कर लिए जाएंगे, क्या डेफिनेशंस हो जाएंगी? तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने कर्मचारी देखा कि टेम्परेरी होगा या रेगुलर होगा या डेली वेज होगा तो भी कर्मचारी बोलेंगे। आगे देख लेते हैं और कर्मचारी में क्या शब्द शामिल हो जाएंगे। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे ओनली इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड डायरेक्टली बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ओनली इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड थ्रू एन एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर, ओनली इंडिविजुअल्स वर्किंग फॉर रिम्यूनरेशन, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो कर्मचारी शब्द में क्या हो रहा है? चाहे तो रेगुलर है, टेम्परेरी है, डेली वेजेज है, तो भी उसको कर्मचारी में माना जाएगा। अभी यहाँ पर और एक्सटेंड कर दिया गया है, कर्मचारी में और कौन लोग शामिल हो जाएंगे? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड डायरेक्टली बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जो मुख्य नियोक्ता है उसके द्वारा नियुक्त होते हैं वो भी कर्मचारी कहलाएंगे। साथ में इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड थ्रू एन एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो अलग है और एजेंट या कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कोई व्यक्ति काम पर लगाए गए हैं, एजेंट के थ्रू या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगाए गए हैं, उनको भी आप क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय बोलेंगे, कर्मचारी बोलेंगे। इसके साथ में इंडिविजुअल्स वर्किंग फॉर रिम्यूनरेशन, जो भी व्यक्ति मेहनताना या रिम्यूनरेशन के लिए कार्य करता है उसको आप क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय बोलेंगे, यानी कि कर्मचारी बोलेंगे।
तो कर्मचारी कौन होंगे और किस पर कार्रवाई हो सकती है, किसको प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, सारी चीजें चर्चा की जा रही हैं सरिस्का सीरीज में। सरिस्का सीरीज है वो कंप्लीट पोक्सो एक्ट 2012 और 2019 में क्या चेंज हुए थे उस पर भी चर्चा कर चुकी है। अभी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पोस एक्ट को भी शामिल कर लिया गया है। पोस एक्ट के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को भी बताइए। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है डी हो रहा है, ऑल ऑफ दी अबव। साथियों देखते हैं नया सवाल 270। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ए वर्क प्लेस। निम्नलिखित में से क्या कार्यस्थल की परिभाषा में शामिल नहीं है? अ स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, अ पब्लिक पार्क, अ गवर्नमेंट ओन्ड ऑफिस, अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो निम्नलिखित में से कार्यस्थल की परिभाषा में कौन सा स्थान है वो शामिल नहीं होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, अ पब्लिक पार्क। पब्लिक पार्क है वो कार्यस्थल में शामिल नहीं होता, वहां पर कोई भी आदमी जाता है, विजिट करता है, घूमने आ सकता है, तो उसको आप कार्यस्थल नहीं बोल सकते। यहाँ पर अगर कोई यौन उत्पीड़न होता है तो पोस एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई नहीं होगी। बाकी सभी स्थान है वो कार्यस्थल में शामिल हो जाएंगे। और स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो भी खेल के संस्थान है वो शामिल हो जाएंगे क्योंकि वहां खेल इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। और उस खेल स्थल पर कोई यौन उत्पीड़न होता है तो पोस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। साथ में ही गवर्नमेंट ओन्ड ऑफिस, कोई सरकारी कार्यालय है, सरकार के द्वारा किराए पर या सरकार के द्वारा शासित जो ऑफिस है वो कार्यस्थल में शामिल हो जाएगा। इसके साथ में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ भी इसमें शामिल हो जाएगा। एनजीओ कोई एक इंस्टीट्यूट है, एक जगह है, वहां पर अगर यौन उत्पीड़न होता है तो पोस एक्ट के तहत वो कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। परंतु पब्लिक पार्क है वो कार्यस्थल नहीं हो सकता, वो स्थान है वो कार्यस्थल में शामिल नहीं होगा पोस एक्ट के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, पब्लिक पार्क। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। साथियों मुझे आप कमेंट करके भी बताइए कि आपके सिलेबस का कौन सा पार्ट है अधूरा रह गया है, अभी तक कंटेंट आपके पास में अवेलेबल नहीं है, कोई पार्ट तैयार करने में आपको दिक्कत हो रही है तो जरूर बताइए, मैं आपको तैयार करवाऊंगा आपके सिलेबस के सारे कंटेंट। चलिए देखते हैं नया सवाल 271। अकॉर्डिंग टू पोस एक्ट 2013 विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द एम्प्लॉई। पोस अधिनियम 2013 के अनुसार कर्मचारी के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ओनली इफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैज नॉलेज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, voluntary work is not considered employment, regardless of whether the principal employer has knowledge of his employment, और डी ऑप्शन हो जाएगा only if the terms of employment are express। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, regardless of whether the principal employer has knowledge of his employment। यानी कि पोस एक्ट में बताया गया है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अगर कोई कर्मचारी नियुक्त करता है, कोई व्यक्ति नियुक्त करता है किसी कार्य के लिए, उसको नियुक्त करता है तो वो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉई हो जाएगा। परंतु प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है किसी एजेंट के थ्रू या किसी एजेंसी के थ्रू कोई कर्मचारी लगाता है तो भी उसको आप क्या बोलेंगे? एम्प्लॉई बोलेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को ये पता हो कि उसका कौन कर्मचारी है कौन नहीं है। उसने किसी एजेंसी को, थर्ड पर्सन को कार्य करने के लिए, नियुक्त करने के लिए दे दिया तो भी आपको उसको क्या मानना पड़ेगा? एम्प्लॉई मानना पड़ेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैज नॉलेज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। यानी कि उसको कर्मचारियों के बारे में पता है या नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है। अगर वो नियुक्त है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के थ्रू या एजेंट के थ्रू, एजेंसी के थ्रू, तो भी आप उसको क्या बोलेंगे? एम्प्लॉई बोलेंगे, कर्मचारी बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 272। हु इज कंसीडर्ड एन एम्प्लॉयर एज पर पोस एक्ट। पोस अधिनियम के अनुसार किसे नियोक्ता माना जाता है? कौन नियुक्ति करने वाला होगा? जो नौकरी देने वाला है तो नियोक्ता किसे कहेंगे? ऑप्शन देख लेते, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूट, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट। बी ऑप्शन है, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द वर्क प्लेस। और सी ऑप्शन हो जाएगा, द पर्सन डिस्चार्जिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस विद रिस्पेक्ट टू हिज और हर एम्प्लॉइज। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ए पर्सन और ए हाउस होल्ड हु एम्प्लॉयज और बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। ई ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव।
पोस अधिनियम के अनुसार किसे नियोक्ता माना जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। कौन कौन लोग हैं वो नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर माने जाएंगे? द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इसको नियोक्ता माना जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशंस, ऑफिस, ब्रांच, यूनिट, जो भी हेड होगा उसको नियोक्ता माना जाएगा। इसके साथ में एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल ऑफ द वर्क प्लेस, जो मैनेजमेंट, सुपरविजन और नियंत्रण करता है किसी कार्यस्थल का, उसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन को क्या बोलेंगे? नियोक्ता बोलेंगे। द पर्सन डिस्चार्जिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू हिज हर एम्प्लॉइज, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को निभाता है तो उसको आप क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयर बोलेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के तहत वो आपको नियुक्ति दे रहा है, तो उस निविदादाता की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो कर्मचारी आपके नियंत्रण में होंगे। और डी ऑप्शन हो जाएगा, ए पर्सन और हाउस होल्ड हु एम्प्लॉयज और बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, यानी कि कोई कार्य के लिए या कोई घरेलू कार्य के लिए व्यक्ति नियुक्त कर रहा है और उनकी नियुक्ति से उसको कोई फायदा हो रहा है, वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? नियोक्ता माना जाएगा, एम्प्लॉयर माना जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी व्यक्ति हैं किसकी श्रेणी में आ जाएंगे? नियोक्ता की श्रेणी में आ जाएंगे। और नियोक्ता को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, अकाउंटेबिलिटी दी गई है पोस एक्ट के अनुसार। तो कौन होगा वो नियोक्ता है, उसको डिफाइन कर दिया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं 273। अंडर विच सेक्शन द इंटरनल कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द पोस एक्ट? पोस अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत आंतरिक समिति का गठन किया जाएगा? तो यहाँ सेक्शंस भी पूछ लिए जाते हैं। पोस एक्ट की कौन सी धारा के तहत इंटरनल कमिटी की नियुक्ति करना जरूरी हो जाएगा, निर्माण करना जरूरी हो जाएगा, वो सेक्शन भी हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन देख लेते हैं। A committee constituted under section 6, a committee constituted under section 4, a committee nominated under subsection 2 of section 4, a committee prescribed by rules made under this act। तो पोस अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत आंतरिक समिति का गठन किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है? कौन सी धारा में, कौन से सेक्शन में ये प्रावधान किया है कि आंतरिक समिति का गठन किया जाएगा? उसका सेक्शन का उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, अ कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4। तो आंतरिक समिति किसको बोलेंगे? इंटरनल कमिटी किसको बोलेंगे? जो सेक्शन 4 के तहत जो कमिटी कंस्टिट्यूट होती है, कमिटी का निर्माण होता है, उसको आप क्या बोलेंगे? इंटरनल कमिटी बोलेंगे। कौन से सेक्शन के तहत निर्माण हुआ है? सेक्शन 4 के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4। तो इसको आप क्या बोलेंगे? इंटरनल कमिटी बोलेंगे। पोक्सो एक्ट 2012 और 2019 में क्या चेंजेज हुए, इसके साथ में पोस एक्ट 2013 पर आधारित सरिस्का सीरीज का अगला सवाल देख लेते हैं 274। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल कमिटी इन द पोस एक्ट? पोस अधिनियम में स्थानीय समिति का क्या अर्थ है? अ कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4, अ कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 6, अ कमिटी नॉमिनेटेड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4, अ कमिटी प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। पोस अधिनियम में स्थानीय समिति का क्या अर्थ हो जाएगा? सही उत्तर हमारा होगा बी, अ कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 6। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो सेक्शन 4 में बनाई गई है, यहां पर लोकल कमेटी का निर्माण किया गया है, तो लोकल कमेटी है वो सेक्शन 6 के तहत बनाई जाएगी। कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, उसके क्या कार्य हो जाएंगे, आप नॉलेज मंडली पर बने रहिए, सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, अ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 6, उसको आप क्या बोलेंगे? लोकल कमिटी बोलेंगे। मूव टू क्वेश्चन नंबर 275। वेयर डज द पोस एक्ट 2013 एक्सटेंडेड टू? पोस अधिनियम 2013 का दायरा कहां तक है? बिल्कुल बच्चों क्वेश्चन है, और छोटा सा क्वेश्चन अगर आप गलत करके आते तो आपका चेहरा एग्जाम हॉल से बाहर आने पर देखने लायक बनता है। ऑप्शन देख लेते हैं। स्पेसिफिक रीजन्स इन इंडिया, अर्बन एरियाज इन इंडिया, रूरल एरियाज इन इंडिया, द होल ऑफ इंडिया। तो पोस अधिनियम 2013 का दायरा कहां तक है, मतलब कि भारत में ये कहां तक लागू है, कौन कौन से क्षेत्रों में ये लागू है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, होल ऑफ द इंडिया, पूरे भारतवर्ष में ये लागू है। पोस अधिनियम है पूरे भारतवर्ष में लागू है, कोई भी क्षेत्र इससे बचा नहीं है, सभी जगह ये प्रोटेक्शन दे रहा है। महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए प्रोटेक्शन दिया जा रहा है पोस अधिनियम 2013 के तहत। तो पूरे भारत में ये कानून है वो लागू है, 2013 से लागू है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, द होल ऑफ इंडिया।
डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों साथियों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते हैं 276। व्हाट डज द टर्म प्रिजाइडिंग ऑफिसर रेफर टू इन द पोस एक्ट? पोस अधिनियम में पीठासीन अधिकारी शब्द का क्या अर्थ है? द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकल कमिटी, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द इंटरनल कमिटी, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर नॉमिनेटेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। पोस अधिनियम में पीठासीन अधिकारी का क्या मतलब हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर नॉमिनेटेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि सेक्शन 4 में इंटरनल कमेटी है, उसका निर्माण किया जाएगा और इंटरनल कमेटी के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा और इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति है किसके तहत की जाएगी? सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 के तहत नियुक्ति की जाएगी। तो सबसेक्शन 2 के तहत जो भी अधिकारी नियुक्त होगा उसको आप क्या बोलेंगे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलेंगे। सबसेक्शन 2 के तहत कोई अधिकारी नियुक्त होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलेंगे। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर नॉमिनेटेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 के तहत उसको आप क्या बोलेंगे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलेंगे, पीठासीन अधिकारी बोलेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं 277। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द टर्म सेक्सुअल हरासमेंट एज पर द पोस एक्ट 2013? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो तो जरूर पूछ लिए जाते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट में कौन सी चीजें शामिल होती हैं? किसको आप यौन उत्पीड़न बोलेंगे? हिंदी अर्थ देख लीजिए। पोस अधिनियम 2013 के अनुसार यौन उत्पीड़न शब्द में क्या शामिल है? फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेज, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ दी अबव। फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेज, फिजिकल कॉन्टैक्ट करता है या कोई एडवांसेज फायदे लाभ उठाता है तो उसको आप क्या बोलेंगे? यौन उत्पीड़न बोलेंगे। इसके साथ में और डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, यानी कि सेक्सुअल फेवर के लिए, यौन कार्य के लिए उसको कोई डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है तो भी उसको आप क्या बोलेंगे? यौन उत्पीड़न बोलेंगे। और इसके साथ में मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स, कोई इस प्रकार के कलर्ड रिमार्क्स दिखाता है, कोई चिन्ह दिखाता है, साइन दिखाता है तो भी आप उसको क्या बोलेंगे? यौन उत्पीड़न बोलेंगे। यौन उत्पीड़न है वो किसके लिए है? कार्यस्थल पर पोस एक्ट बना हुआ है। कार्यस्थल पर महिलाओं, माताओं, बहनों को सुरक्षित करने के लिए क्या बना हुआ है? पोस एक्ट बना हुआ है। तो पोस एक्ट के तहत सेक्सुअल हरासमेंट क्या हो जाएगा? फिजिकल कॉन्टैक्ट हो जाएगा, एडवांसेज कोई हो जाएंगे, कोई डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सेक्सुअल फेवर्स के लिए, या कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स कोई दिखाते हैं तो भी वो क्या हो जाएंगे? यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आ जाएंगे। सभी कृत्य है वो सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में आ जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के कारवां को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते हैं 278। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट? निम्नलिखित में से किसे यौन उत्पीड़न का एक रूप माना जाता है? शोविंग पोर्नोग्राफी, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, डिमांडिंग और रिक्वेस्टिंग सेक्सुअल फेवर्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चंस हैं उनकी लैंग्वेज बदल दी जाती है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस है इस पर आ सकते हैं? क्वेश्चन को बदल दिया गया है, फॉर्म बदल दिया है। किसको आप सेक्सुअल हरासमेंट बोलेंगे? कौन सा फॉर्म है वो सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में आ जाएगा? निश्चित रूप से आपको उत्तर पता है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। शोविंग पोर्नोग्राफी, कोई अश्लील चित्र दिखाता है, अश्लील फिल्म दिखाता है तो भी वो क्या होगा? सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। इसके साथ में मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स हैं, कोई अश्लील दृश्य दिखाए जाते हैं, कोई रिमार्क दिखाए जाते हैं, कोई कलर्ड सिग्नल्स दिखाए जाते हैं, सेक्सुअल कलर्ड है वो दिखाए जाते हैं तो सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। और डिमांडिंग और रिक्वेस्टिंग सेक्सुअल फेवर्स, कोई डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है यौन कृत्य के लिए तो भी वो क्या आ जाएगा? सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 279। एज पर पोस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज वर्क प्लेस? पोस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थल माना जाता है? एनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, अ हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, ऑल ऑफ दी अबव। तो कार्यस्थल है वो भी बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं। किस किस को कार्यस्थल माना जाएगा? किसको आप वर्क प्लेस बोलेंगे? ये सभी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। एनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, कोई खेल संस्थान है, स्टेडियम है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, उसको कार्यस्थल माना जाएगा।
और वहां पर कोई यौन उत्पीड़न होता है तो उसको कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न माना जाएगा। इसके साथ में प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी वर्क प्लेस माना जाएगा, और साथ में हॉस्पिटल और नर्सिंग होम है इसको भी कार्यस्थल माना जाएगा। तो कार्यस्थल है वो बहुत ज्यादा होते हैं, और वहां पर कोई यौन उत्पीड़न होता है, किसी तरीके की दिक्कतें होती है, महिलाओं के साथ में कोई यौन उत्पीड़न हरासमेंट होता है, तो उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। और साथियों देख लेते हैं पोक्सो एक्ट 2012 और 2019 में क्या चेंजेज हुए। साथ में पोक्सो एक्ट 2013 पर आधारित सरिस्का सीरीज 14 का अंतिम क्वेश्चन 280, व्हाट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड वर्क प्लेस। किस प्रकार की गतिविधियों को कार्यस्थल में माना जाता है। कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज, एजुकेशनल एंड वोकेशनल एक्टिविटीज, हेल्थ सर्विसेज। डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। किस प्रकार की गतिविधियों को, कौन कौन से कार्य होते हैं, किसी जगह पर कोई कार्य होते हैं तो कौन से कार्यों को आप कार्यस्थल या वर्क प्लेस मानेंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी किसी स्थान पर होती है तो उसको आप क्या बोलेंगे, वर्क प्लेस बोलेंगे। एजुकेशनल और वोकेशनल एक्टिविटीज किसी स्थान पर होती है तो भी आप क्या बोलेंगे, वर्क प्लेस बोलेंगे। और हेल्थ सर्विसेज किसी स्थान पर दी जा रही हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, कार्यस्थल बोलेंगे। तो ये सभी एक्टिविटीज जहां एक पर्टिकुलर स्थान पर होती है और उस जगह पर कोई यौन उत्पीड़न होता है, यौन उत्पीड़न की श्रेणी है, कार्य है, वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये सभी एक्टिविटीज है किसी स्थान पर होती है उसको आप क्या बोलेंगे, वर्क प्लेस बोलेंगे, यानी कि कार्यस्थल बोलेंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इस तरीके से फ्रेंड्स सरिस्का सीरीज 14 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 280 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि पोक्सो और पोस्ट पर आधारित क्वेश्चंस है, पुरानी परीक्षा में भर भर के पूछे गए थे। साथियों नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। आप बवंडर प्लान के वीडियो देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। मित्रों आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।